नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर DSSP स्पेशल एजुकेशन 2 की बात की जाती है। और यदि आप कोई स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में हैं, अर्थात D.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं या फिर स्पेशल M.Ed कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक है। और यदि आप जनरल B.Ed भी कर रहे हैं या जनरल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने की आवश्यकता है, जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। RCI एक्ट कब आया है, क्यों लाया गया है, ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है आने का, और कौन कौन से इसके मुख्य कार्य हैं, ठीक है, जो इसके माध्यम से किए जा रहे हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है या आता भी है तो कि RCI एक्ट कब आया है। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं कि RCI एक्ट क्या है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा था 1986 में। ठीक है, ये 1986 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। और ये जो भी स्पेशल बच्चे हैं, अर्थात दिव्यांग बच्चे हैं, उनके रिहेबिलिटेशन पे जोर देता है कि कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इस पर चर्चा करता है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, या जो भी प्रोफेशनल्स डेवलप किए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि इस एक्ट को 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ये सामने आता है। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, कि कैसे फील्ड में कार्य कराना है, कैसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करना है, कैसे रिहेबिलिटेशन की फील्ड में कौन कौन से नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो कराने हैं। तो इन सब चीज़ों पे मतलब ये वर्क कर सकता है, स्वयं के निर्णय ले सकता है। ठीक है, फिर सन 2000 में इसके कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया जाता है और मतलब इसको मोर ब्रॉड बेस्ड हो जाता है और जिसके कार्यक्षेत्र बढ़ जाते हैं और ज़्यादा निर्णय लेने की और शक्तियाँ हो जाती हैं इसके पास। ठीक है, तो इतना जो है इसको पावर दिया गया है कि ये स्वयं अपना निर्णय ले सकता है और जो भी रिहेबिलिटेशन के फील्ड में कार्य कराना है उन पे अपने नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन निकाल सकता है। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट को मान्यता देनी है, नहीं देनी है, ये सभी चीज़ों पे ये वर्क करता है। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। ठीक है, जो RCI एक्ट है ये क्यों आया है, अर्थात जो भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग को रेगुलेट करने के लिए, और जो भी प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं पढ़ के, ठीक है, ट्रेनिंग लेके जो भी निकल रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करने के लिए कार्य करता है। पुनर्वास के क्षेत्र में जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, जो भी दिव्यांगता के क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, वो कोर्सेज़ को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारा D.Ed हो गया, B.Ed हो गया, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है RCI। और क्या करता है, जो भी इसके रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, अर्थात D.Ed या B.Ed करके निकले हुए हैं, उनको रजिस्टर्ड करता है, इसलिए उसका रजिस्टर्ड नंबर होता है। ठीक है, जिसको हम CRR नंबर बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि ये जो RCI एक्ट है ये काफ़ी मतलब एपेक्स बॉडी है। ठीक है, किसके फील्ड में? प्रोफेशनल्स के फील्ड में, जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके फील्ड में जो है ये काफ़ी बड़ा बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो कार्य कर रहा है कि कैसे डिसेबल्ड बच्चों को पुनर्वास में लाया जाए। ठीक है, और किस तरीके से उनकी जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप किया जाए, कैसे बच्चों को हम पहचानेंगे, इन सब चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा जोर देता है और जो प्रोफेशनल्स हैं उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। अब ये रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होता क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं कि ये है क्या।
तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लगता है कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही एक रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है, या फिर जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो है, ठीक है। तो अपना कन्फ्यूजन जो है वो दूर करते हुए हम देखते हैं कि कौन कौन से रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक स्पेशल एजुकेटर हो गया। अब स्पेशल एजुकेटर अर्थात कि जो भी व्यक्ति ने डीएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ठीक है, एमएड किया हुआ है, वो एक स्पेशल एजुकेटर है। अर्थात वो बच्चे को समझ सकता है, ठीक है, उसकी कमियों को पहचान सकता है कि क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है और किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। तो ये स्पेशल एजुकेटर का कार्य होता है कि बच्चे को यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको किस तरीके से उसके कंटेंट को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, या डेवलप किया जाए, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्पेशल एजुकेटर करता है। फिर बात आती है ऑडियोलॉजिस्ट की। तो ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो भी एक रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है। तो ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपिस्ट मतलब कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ही कह सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट को। तो कान का चेकअप करना, ठीक है, और उसमें क्या कमी है, कितना हेयरिंग लॉस है, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सारी चीज़ें जो होता है ऑडियोलॉजिस्ट देखता है। अब जो स्पीच थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो स्पीच में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाणी जो साउंड है वो सही से निकल नहीं पा रहा है, जैसे कभी कभी सा नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है और उसको किस तरीके से सही किया जाए, वो कौन करता है, वो स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो भी एक इसी के अंतर्गत आता है, प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन। तो जो भी व्यक्ति हियरिंग एड बनाता है या ईयर मोल्ड को बनाता है, टेक्नीशियन है उसका, वो भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के अंतर्गत आता है। वोकेशनल काउंसलर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हो गया, प्लेसमेंट ऑफिसर्स हो गया, वर्किंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत जो भी जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी जो है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मल्टीपल पर्पज़ रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट या टेक्नीशियंस, ये सारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आते हैं। जितने भी लोग मतलब कार्य कर रहे हैं किसी भी दिव्यांग बच्चे को, चाहे वो उसको गाइड करने का कार्य कर रहे हों, चाहे उसको थेरेपी दे रहे हों, चाहे स्पेशल एजुकेशन मतलब टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हों, ये सारे लोग, जितने लोग उसकी हेल्प करते हैं कह सकते हैं, या फिर एजुकेटेड करने के लिए कार्य करते हैं, तो वो सारे लोग क्या होते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है, या एम कौन कौन से हैं। पहले एम देख लेते हैं, ठीक है, एम इसका क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एम क्या है। तो पहला हमारा एम ये है कि ये जो आरसीआई एक्ट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, अर्थात चाहे डीएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया या पीएचडी हो गया, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, ये कार्य किसका है, आरसीआई का है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। वो कौन करता है, आरसीआई करता है। कि जो भी डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को डील कर रहे हैं, ठीक है, वो कोर्सेस हैं जो, ठीक है, वो कोर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये कौन करता है, ये आरसीआई करता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। फिर डिसेबिलिटी के फील्ड में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेस हैं वो भी स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका। एक ये नहीं कि 30% नंबर वाला भी क्वालिफाई हो रहा है और 80% वाला भी क्वालिफाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को स्टैंडर्ड किया जाए, मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ से निकले पढ़ के, तो अपने आप में वो एक मतलब इतना तो हो कि बच्चे को समझ सके उसमें क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कमियां है, कैसे दूर करना है, इस चीज़ पे मतलब समझ सके और उसको पूरा कर सके। तो इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत आवश्यक है, चीज़ों को स्टैंडर्ड होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और कोर्सेज को किस तरीके से लाना है, ये नहीं कि कुछ बाहर की भी चीज़ें उसमें ऐड कर दें,
और इसमें ये है कि जो भी चीज़ें उसमें लाभदायक हैं बच्चों के लिए वो चीज़ें ऐड की जाएं, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कराया जाए, ठीक है। ये सारे कार्य कौन करता है? ये काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। और जो आरसीआई है ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर डिग्री को रनिंग कर रही हैं, ठीक है, या बैचलर डिग्री को कर रही हैं, पीजी डिप्लोमा कर रही हैं या यूजी डिप्लोमा हो रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज चला रही हैं, किस फील्ड में? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के फील्ड में, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अर्थात पुनर्वास के क्षेत्र में जो भी यूनिवर्सिटियाँ या इंस्टीट्यूट या भी कोई कॉलेज कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो भी डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सब यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है? यदि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोई कोर्सेस करके आए हैं तो उसको भी वो अप्रूव करता है, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं इस क्षेत्र से उन सभी का रजिस्ट्रेशन करता है, उनकी पूरी जानकारी रखता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट किया गया है कि रिसर्च को और अधिक प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड में हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट में हो, चाहे वो एमआर के फील्ड में हो, अर्थात जो 21 डिसेबिलिटियों पे चर्चा हुई है तो सभी डिसेबिलिटी को लेके और उसमें कितना सुधार किया जा सकता है ये सब रिसर्च के माध्यम से पता लगाया जाए, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स का यूज करके बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, इन सभी को जो है रिसर्च के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो रिसर्च को इसलिए बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या करता है कि जो भी कोर्सेज चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर ट्रेनिंग कोर्सेज जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करता है? उन सभी का इन्फॉर्मेशन लेता रहता है बीच बीच में, ठीक है, कि किस तरीके से चल रहे हैं, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि सही चल रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं सही से चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट सही तरीके से नहीं कार्य कर रहा है तो उसको जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो मान्यता वो देता है, तो उसको मान्यता रद्द भी कर सकता है, छीन भी सकता है, ठीक है। तो आरसीआई क्या करता है? मान्यता देता भी है और मान्यता लेता भी है। यदि सही तरीके से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आरसीआई क्या करता है? मान्यता रद्द कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि एजुकेशन के फील्ड में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, उसको इनकरेज करता है कि और अच्छे से चलाओ, ठीक है, और अच्छे से चलाया जाए ताकि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो अच्छे से सीख सकें। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से, ठीक है, वर्किंग करने पे ये जोर देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करो और इस फील्ड में गेट टुगेदर कार्य करो, ठीक है, उस चीज़ को ये इनकरेज करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये आरसीआई क्या है कि सभी इंस्टीट्यूट पे, सभी कॉलेजेस पे क्या करता है कि जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक समान रूप से फॉलो कराता है, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, उन सभी को इसके नॉर्म्स जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने ही करने हैं। ये नहीं है कि आप फॉलो उसको नहीं कर रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो मान्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, फिर आप वो कोर्स नहीं चला सकते, तो इसलिए आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू रिकॉग्नाइज द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एज ए मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर। ये क्या करता है कि आरसीआई जो है वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, किस लिए? मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, कॉलेज से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या करें? और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके वहाँ पे कोई स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी अर्न भी कर सकते हैं, आगे भी अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब के लिए वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है स्थापित किए गए हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रजिस्टर वोकेशनल इंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्सनल वर्किंग इन द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो भी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, जो वोकेशनल के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को रजिस्टर्ड करना, ये किसका कार्य है? आरसीआई का कार्य है। अर्थात आरसीआई क्या करता है कि जितने इसमें कार्य लोग कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी इनकी संख्या है, उन सभी को क्या करता है? ये रजिस्टर्ड कर लेता है। मतलब अपने पास सारी जानकारी रखता है कि कौन कौन से लोग हैं, ये कितने लोग हैं, ठीक है। उन सभी के टोटल डाटा जो रहता है वो आरसीआई के पास रहता है कि कितने प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो चाहे स्पेशल एजुकेशन के फील्ड के हों, अर्थात वो चाहे एजुकेशन के हों या फिर वोकेशनल के हों, इन सभी का डाटा उसके पास रहता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो आरसीआई करता है, क्या करता है कि जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, या अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑन द डिसेबिलिटी एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर हैं, उनको क्या करता है? मान्यता देता है कि आप भी ट्रेनिंग कोर्सेज चलाइए, ठीक है, प्रोफेशनल्स को डेवलप कीजिए, और जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वो क्वालिटी प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है। अर्थात उनकी क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, उसके नाम्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना कार्य कराता है कि जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए आप उसको रजिस्टर्ड करता है, अर्थात मान्यता दे देता है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो भी व्यक्ति नेशनल इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हैं या अपेक्स इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को रजिस्टर्ड करना, ठीक है, ये भी कार्य किसका है? आरसीआई का है। अब आरसीआई का हम लोगों ने बहुत सारे कार्य देख लिए हैं। अब इसको एक मतलब ओवरव्यू के रूप में हम समझेंगे लास्ट में, मतलब एक बार दोहरा लेंगे हम, ठीक है, कि किस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो आरसीआई एक्ट है वो 1886 में आया है, ठीक है, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में था, ठीक है। फिर 1993 में उसको जो है सिचुएटेड बॉडी के रूप में कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपने जो रूल रेगुलेशन है वो बनाने लगा और कुछ अपने निर्णय स्वयं वो लेने लगा। फिर सन 2000 में और उसमें सुधार हुआ और उसका कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया गया, और वो अपने निर्णय और कार्यक्षेत्र को और ज़्यादा मतलब अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। इस बढ़ा दिया गया ताकि वो अपना निर्णय और अच्छे से ले पाए और ज़्यादा चीज़ों पे उसकी पकड़ हो पाए। फिर हम चलते हैं कि इसके कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए आया है। तो अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो पुनर्वास के क्षेत्र में जो छूटे हुए बच्चे हैं, ठीक है, जो मुख्य धारा से छूट गए हैं, पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में किस तरीके से लाया जाए, ठीक है, उस पर जोर देता है। उसको लाने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात जो स्पेशल एजुकेटर हो गया उसकी आवश्यकता है, ठीक है, थेरेपिस्ट की आवश्यकता है, ऑडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, और किसकी? जो भी ईयर मोल्ड डेवलप करते हैं या वोकेशनल के क्षेत्र में है, इन सभी की आवश्यकता है, ताकि क्या हो सके कि बच्चों का रिहेबिलिटेशन सही से हो सके। तो इस सब के लिए ये किया गया है। फिर वो होता है कि और क्या कार्य है, ये क्या करता है कि इंस्टीट्यूशन को, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको मान्यता देता है, ठीक है, कि आप बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन आप किस तरीके से पढ़ाना है, क्या स्टैंडर्ड रखना है और कौन से रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाता है स्कूल वालों को कि इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। और यदि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो आरसीआई ये कार्य करता है। और आरसीआई का क्या कार्य है? जो भी प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं, अर्थात जो भी डीएड हो गया, बीएड हो गया, या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को क्या करता है? वो रजिस्टर्ड करता है, अपने पास सारा डाटा रखता है कि कितने प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? आरसीआई के हैं। और आरसीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, ये आपको पता ही है। तो ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।